कहने का भाव है कि क्या हर्षदेव का चरित्र साफ नहीं था? मैंने कब कहा कि नहीं था? नहीं था तो अगर था तो इसीलिए वो हमारे जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उनको ज़रूर सोचना। चार व्यक्ति हैं, लोगों का प्यार उन्होंने कमाया है, हमें उनके जाने का अफसोस है, लेकिन ये राजनीति है जिसमें संभावनाएं अक्सर बनी रहती। नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुनी डोगरा। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आखिरकार क्या कुछ कारण रहे, जैसे कि बात करें हर्षदेव जी की, वहीं पे गगन की, वहीं पे मनकोटिया की बात करें, तो क्या वजह रही कि बहुत चाव के साथ आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था और उसके बाद तारीफ़ पे तारीफ़, और ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी को एक बाय एक करते छोड़ते गए? हर्षदेव जी का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने मीटिंग की थी, वहाँ पे जो जेन्युइन मुद्दे हैं उसको इग्नोर किया जा रहा है, यही कारण था। क्या सच में यही कारण था? चलिए इस बीच में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं स्पोक पर्सन जगदीप जी, इनसे बातचीत करके जानते हैं। तो आज आपको बताते चलूँ, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी, जैसे कि एक मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर लग चुका है ताला। तो आपको बता दूं जनाब, वो ताला नहीं लगा, वो लगाया गया था, इन्होंने खुद ही लगाया था। वो क्यों लगाया था, चलिए पहले इस बीच में इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जगदीप जी। ये बताइएगा, जैसे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे आपने बताया कि ऑफिस को लेकर, वहीं पे एक वीडियो भी कई सारी वायरल हो रही है कि अब आम आदमी पार्टी जैसे ही हर्षदेव का जाना हुआ, वहीं पे अब ताला जो है वो लग चुका है, यानी कि कोई लीडर नहीं रहा कि इस पार्टी को संभालने वाला। हर्षदेव थे तो कहीं ना कहीं उम्मीदें भी थी लोगों की, जैसे ही हर्षदेव गए अब ये पार्टी जो है वो टूटने पे आ गई है। क्या इसका राज है कि क्या सच में ताला लगा था या आपकी तरफ से कुछ और बात है? पहली तो बात, आप का इस मंच पर जितने भी दर्शक जुड़े हैं उनका हार्दिक अभिनंदन। देखिए, जहाँ तक सवाल है ताला लगने का, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मुतल्लिक रखी गई थी। हम आहत हैं, हम बड़े खेद के साथ ये कहना चाहते हैं कि चंद एक सोशल मीडिया के चैनल्स पे जिस तरीके से ये खबर चली है, वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता की नैतिकता पर भी एक सवाल है। क्योंकि जब तक आप दोनों पक्षों को सुने ना और आप कोई ऐसा स्टेटमेंट जारी कर दें जो किसी सियासी तंजीम के वजूद पर सवाल खड़ा कर दे, तो एक बड़ी गंभीर बात हो जाती है। मसला ये था कि गांधीनगर में हमने, जहाँ पर ये हमारा ऑफिस था, वहाँ पर एक तो स्पेस की कमी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जिस तरीके से आशातीत ढंग की सफलता हमें हासिल हुई, लोग जो हैं वो हजूम के हजूम हमसे जुड़ते चले गए, तो उतना स्थान ही नहीं था। दूसरी बात उसमें ये भी रही कि रिहायशी इलाके में होता क्या है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में नारेबाजी होना, विरोध प्रदर्शन होना आम बात है। तो आम लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि हम आम आदमी हैं, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ऑफिस दूसरी जगह पे शिफ्ट करने का हमने मन बनाया था, और बहुत जल्द हम एक बढ़िया ऑफिस जो है, पहले से भी बेहतरीन जो है वो लेने जा रहे हैं। दूसरी बात, मैंने एक सवाल भी पूछा उन तमाम लोगों से जो इस तरीके का स्टेटमेंट जो है वो दे रहे हैं कि भाई साहब, आप जाकर सिन्हा सरकार से क्यों नहीं पूछते कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मैं अपनी पार्टी का जिक्र कर रहा था कि आज कश्मीर में भी वो एक्सपोज हो चुकी है, बी पार्टी उसको भारतीय जनता पार्टी की दुनिया कहती है, सियासी वजूद जो है वो नाम मात्र है, बावजूद उसके आपने उनको पाश इलाके गांधीनगर में दफ्तर दिया। CPI जैसी पार्टी जिसका यहाँ कोई वजूद ही नहीं है, दक्षिण भारत में हो तो मैं नहीं कहता, यहाँ नहीं है, उसको आपने दफ्तर दिया। तो फिर आम आदमी पार्टी जिसकी 2 प्रदेशों में सरकार है, तीसरे में उसके विधायक हैं और अन्य स्टेटों में उसके पार्षद हैं, DDC हैं, VDC हैं, तो आप उस पार्टी को क्यों दरकिनार कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है, मानती है कि उसको अगर किसी से चुनौती है, कोई उसका चिर प्रतिद्वंदी है, कोई उसको घुटनों के बल ला सकता है, तो वो आम आदमी पार्टी है। ये एक बड़ा कारण था जिसको लेकर हमने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया था। अब दूसरी बात जो आपने की हर्षदेव सिंह की, मैं उसको स्पष्ट कर दूं पहले। देखिए, पहली तो बात ये है कि आम आदमी पार्टी में एक लोकतांत्रिक इतिहास इस पार्टी का रहा है कि हमारे साथ ऐसे नेताओं की एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है जिनका कोई सियासी करियर नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, लेकिन वो आज जनता की नुमाइंदगी विधानसभाओं में या देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी कर रहे हैं। तो इस तरीके का स्टेटमेंट कोई भी अगर कहता है कि जी फ़लाँ लीडर चला गया या फ़लाँ लीडर नहीं रहा तो उससे कुछ हटका, मैं साफ तौर पर आपको बताऊं, पहली तो बात यह है कि ये पार्टी आम लोगों की है और आम लोगों को ही रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और दूसरी बात, चले हुए कारतूस मुझे नहीं लगता कि कहीं निशाने पर बैठते हैं।
तो जो लोग पहले ही जनता से रिजेक्टेड थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं वैसे एक सरसरी बात कर रहा हूँ, हमने तो किसी को कहा नहीं, हमारे साथ लोग जुड़े और इस तरीके से जुड़े। अभी भी मैं आपको 10 लीडर ऐसे गिना सकता हूँ जम्मू के, जिन्होंने निरंतर प्रयास किया हमारी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में आने का, लेकिन आला कमान ने उसको नकारा, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हम उन्हीं लोगों को लें जिनका चरित्र साफ है, जिनका राजनीतिक करियर जो है वो सवालों की जद में नहीं है। रही बात हर्षदेव सिंह की, बात पहले टोकूंगी, आपने कहा उन्हीं को लिया जाए जिनके चरित्र जो है साफ है, तो कहने का भाव है कि क्या हर्षदेव का चरित्र साफ नहीं था? मैंने कब कहा कि नहीं था? नहीं था तो अगर था तो इसीलिए वो हमारी पार्टी में आए, और उनका जितना भी सफ़र हमारे साथ रहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बढ़िया रहा। अब व्यक्तिगत कारण क्या हैं उनके, वो उसमें तो मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन ये जो बात बार बार मीडिया में आ रही है कि इस पार्टी में बोलने की आज़ादी नहीं है, मैडम मुझे एक बात बताइए, अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं डंके की चोट पर बोल कर गया हूँ, मैंने रेवेन्यू मिनिस्टर रमन भल्ला का नाम लिया, मैंने विजयपुर में एक पुराने कबीना मंत्री का नाम ना लेकर इसलिए बोला क्योंकि उसके हमारे पास प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं थे। हमने बड़ी ब्राह्मणा मीन सरकार का जिक्र किया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कबीना मंत्री पर आरोप लगे कि उसने वहाँ पर जो है कस्टोडियन की ज़मीन कब्जाई है। तो जब इतनी बेबाकी से, इतनी जिंदा दिली से हम बात रखते हैं, तो ये कहना कि पार्टी लोगों की बात नहीं रखने देती, तो ये तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है, चूँकि ये एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर का है, यहाँ पर जब भी किसी विषय विशेष पर बात रखनी होती है तो एक प्रॉपर होमवर्क होता है, पार्टी से इजाज़त ली जाती है, फिर जो आप बोलेंगे उस पर पार्टी वर्कआउट करती है। ये ज़रूरी भी है क्योंकि आपसे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। आपका कोई प्रवक्ता आपकी पार्टी का जब कोई बात रखता है तो उस बात में साफगोई होनी चाहिए, संजीदगी होनी चाहिए और एक प्रॉपर होमवर्क भी होना चाहिए, उसको पता हो कि वो क्या बोल रहा है। अब हर्षदेव जी का जो मैं समझ रहा हूँ कि उनका तो सारा जीवन रहा एक चाचा भतीजा की पार्टी में, सारी ज़िंदगी एक पारिवारिक पार्टी में रहे, तो उनको शायद ऐसा अनुभव नहीं रहा होगा। उस वजह से अगर उनको कहीं लगा कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो वो एक कारण हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा बेटर जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि केजरीवाल से मीटिंग की थी, वहीं पे उन्होंने कहीं ना कहीं आम जनता की जो मांगे हैं, जो उनकी बातें हैं वो रखी मैंने, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अनदेखा किया। ये भी कारण है कि अगर हम कोई लीडर की पोस्ट पे आते हैं तो हमें आम जनता को साथ में लेके जाना चाहिए। तो ये वही पार्टी है कि जो आम जनता की जो भावनाएँ हैं, जो भी उनके मसले मसाइल है उसको अनदेखा कर रहे हैं। यही कारण था कि हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं मिली जो हम आम जनता के जो मसले मसाइल है उसको सॉल्व कर पाए। तो यही कारण था कि हमने वो पार्टी जो है वो छोड़ दी। दूसरी तरफ से अमित कपूर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर्षदेव ने 12 लाख की मांग की थी, 12 लाख ना मिलने का उन्होंने देखा कि यहाँ पे पैसा जो है वो नहीं दिया जा रहा, इसीलिए वो इस पार्टी को छोड़ के अपनी पार्टी में वापस चले गई। क्या कहेंगे आप? मुझे एक बात बताइए, पिछले कई महीनों से हमारी पार्टी ने प्रोविंशियल स्तर पर, संभागीय स्तर पर अध्यक्ष नहीं चुना। माफ़ कीजिएगा, क्या पार्टी को दिख नहीं रहा था कि ये तमाम नेता हमारे पास हैं, तो इसमें से किसी को भी बना दिया जाता? क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि पार्टी कमान उसके हाथ में देगी जिसका सियासी दृष्टिकोण बड़ा साफ होगा, जिसको समझ होगी कि कैसे टीम को लेकर चलना है और जो उतनी काबिलियत रखता होगा। पहली तो ये बात। दूसरी बात, दिल्ली में अभी हाल जो मीटिंग हुई उसमें अकेले हर्षदेव सिंह नहीं गए थे, मैं भी था, और हमारे साथ कम से कम 150 से ज़्यादा लोग थे जिनसे केजरीवाल साहब मिले। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो उसने व्यक्तिगत तौर पर कोई बात की, मैं उसे सिरे से खारिज करता हूँ। रही बात अमित कपूर की, अमित कपूर व्यक्तिगत तौर पर हर्षदेव को क्या कहता है, हर्षदेव अमित कपूर को क्या कहता है, ये उन दो व्यक्तियों की बात है। यानी कि आम इनकी रंजिश चल रही है, दुश्मनी। मैं नहीं कह सकता क्या है, लेकिन ये दो व्यक्तियों की बात है। अमित कपूर ने क्या कहा या हर्षदेव सिंह ने उसका क्या जवाब दिया, देखिए अब अमित कपूर के शब्दों को अगर आप देखें, उसके बाद हर्षदेव सिंह ने जिस तरीके से बात रखी, श्वान तक कह दिया इनडायरेक्टली, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें एक मजे हुए राजनीतिक को शोभा नहीं देती हैं। पर ये उनकी व्यक्तिगत बात है और वो व्यक्तिगत तौर पर देखें। पार्टी ने अपना दृष्टिकोण बड़ा साफ कर दिया, हमारा उनके साथ अच्छा अनुभव रहा है, हम उनके अच्छे भविष्य की भी कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जहाँ भी जाएं खुश रहें। लेकिन कहा ही जा रहा है कि हर्षदेव जी जब आम आदमी पार्टी में थे तो कहीं ना कहीं पार्टी जो आगे बढ़ चढ़ के देखने को मिलती, लेकिन उनका इस तरह से जाना, इस तरह से दावे किए जा रहे हैं आने वाली सरकार जो है आम आदमी पार्टी की होगी। अब यही कहा जा रहा है कि जैसे उन्होंने वापसी पैंथर पार्टी में रीज्वाइनिंग करने का सोचा है, अब शायद आम आदमी पार्टी जो है आगे बढ़ चढ़ के देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या लगता है कि उनके आने और उनके जाने पे कुछ फ़र्क पड़ा है इस पार्टी को? मैं आप ही से पूछता हूँ, पंजाब चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरीके से आपने देखा लोगों
के हजूम हमारे दफ्तर तक आते थे, क्या उसमें कहीं कोई कमी आई है? तो एक लीडर के आने या जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उनको ज़रूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस पार्टी की वो बात कर रहे हैं उसमें भी आज 2 धड़े हैं। और दिवंगत भीम सिंह जी की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। एक चीज़ का हमें दुख रहेगा, क्योंकि भीम सिंह सरीखा नेता, जिसके यासिर अराफात से संबंध हो, जिस सद्दाम हुसैन का दोस्त हो, जिसने 150 मुल्कों की सैर अपनी 2 पहिया बाइक पे की हो, जो 3 मरतबा पाकिस्तान गया हो, जिसने यहाँ के सचिवालय पर सबसे पहले झंडा चढ़ा दिया हो, जिसने शेख अब्दुल्ला के साथ तलखी में बात की हो, उस नेता को और सुप्रीम कोर्ट का बाकमाल अधिवक्ता अपने आखिरी दिनों में एक बड़ी दयनीय अवस्था में रहना पड़े। और आज आप बात करते हैं उनकी उस साझीदारी की आप बात करते हैं, जो एक पुश्तैनी जो एक क्षेत्राधिकार आपका बना है। तो हमें दुख है कि जब भीम सिंह जैसा व्यक्ति इस तरीके से इन हालातों में, इन दयनीय अवस्था में इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कहता है, तो उसका हमें अफसोस है। बाकी ये उनके पारिवारिक लड़ाई है। पार्टी के 2 धड़े, जहाँ तक हमें पता है 2 धड़े बने हुए हैं। 2 अध्यक्ष जो हैं वो मुझे लग रहा है आप दिखेंगे आपको, तो वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। पर जगदीप जी, वहीं पे मनकोटे की बात करें, उन्होंने भी पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। फिर उनके साथ ऐसी क्या रंजिश रही कि उनको ऐसा कुछ तो होगा कि जो आम आदमी पार्टी को छोड़ के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उन्होंने वहाँ पर ज्वाइन कर ली, तो उसके पीछे क्या रीज़न लगता है आपको? मनकोटिया जी बड़ी बाकमाल शख्सियत हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए, वो भारतीय जनता पार्टी में भी जाते हैं तो उनको लेने कौन आता है? जेपी नड्डा आता है, तरुण चुग वहाँ पे थे, आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहाँ पे थे। तो वो एक बड़े, मैं जहाँ तक उनको जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर भी, एक बड़े संजीदा किस्म के नेता हैं, बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं, लोगों का प्यार उन्होंने कमाया है। हमें उनके जाने का अफसोस है, लेकिन ये राजनीति है जिसमें संभावनाएं अक्सर बनी रहती हैं। होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि, क्योंकि उनकी जो विचारधारा थी वो भारतीय जनता पार्टी से कतई नहीं मेल खाती थी। शायद कहीं ना कहीं ये पारिवारिक लड़ाई का ही नतीजा है कि आज मनकोटिया जी हमारे साथ नहीं है। निकट भविष्य में क्या होता है वो वक्त बताएगा, लेकिन उम्मीद तो हम फिर भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की हालात की बात करें, वहीं पे आपने देखे होंगे नोटिस पे नोटिस सरकार की तरफ से निकाले जा रहे हैं। वहीं पे स्टेट लैंड की बात करें, रोशनी एक्ट की बात करें, वहीं पे अब दूसरा जो कल रात को नोटिस निकाला गया है वो कि जो कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। यानी कि अब कहीं ना कहीं आम आदमी को एक मार पड़ रही है। कहीं ना कहीं जो इंसान 10,000 रुपया का महीना कमाते हैं उसको भी वो खाएगा क्या और देगा क्या। तो क्या लगता है कि जो ये इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से नोटिस निकाले जा रहे हैं, इस पे क्या टिप्पणी देना चाहेंगे आप? मुझे तो ये लगता है कि सिन्हा सरकार बौखला चुकी है। और मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है कि ये जो सिन्हा साहब हमारे यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये अपनी रिपोर्टिंग में मुझे नहीं लग रहा कि माननीय अमित शाह को या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को दे रहे होंगे, क्योंकि इस तरीके के मतलब तुगलकी फरमान, मतलब आप टैक्स दर टैक्स लगाते चले जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ऐसे हज़ारों घर हैं जिनके घरों का 1.5-2 लाख रुपया बिजली का बिल आया हुआ है। पिता की मौत हो गई है, 20 साल बाद बेटे को बिल थमाया जा रहा है, और बिल ना देने की एवज में ये धमकाया जा रहा है कि आपकी ज़मीन सरकार कब्जा लेगी। अभी इससे लोग बाहर नहीं आए थे, फिर आपने देखा इनका वो तथाकथित अतिक्रमण अभियान जो है वो शुरू हो गया। अब उसमें जितने बड़े नेता थे, बताइए मुझे कितने लीडर्स को इन्होंने पकड़ा है? आपके सामने था, इन्होंने कविंदर गुप्ता का नाम लिया, और वो व्यक्ति पूरी बेशर्मी से मुकर गया कि ये तो मेरी ज़मीन ही नहीं है। हाँ जी, और कितने, आप अब्दुल गनी कोहली की बात करते हैं तो वो तो पहले से मामला कोर्ट में था। आपने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया। हम तो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास अगर 1 इंच ज़मीन है आप निकाल लीजिए। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, कितनी शर्मनाक बात है, रमन भल्ला जो रेवेन्यू मिनिस्टर रहे, उनका घर जो है वो सरकारी ज़मीन पर है। मैंने और 2 एग्जांपल्स आपको देकर बताया। तो ऐसे जो लोग हैं जिनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? मतलब ये चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। एक बार वो जो एक तो नमामि गंगे प्रोग्राम है, ये सनानी गंगे प्रोग्राम है। मतलब आप आइए, भगवा चोला पहनिए, तो आपके सारे पाप जो है वो दूर हो गए, आप साधु महात्मा संत हो गए। पर कहीं ना कहीं आप मानते हैं सरकार की तरफ से जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं वो ऐसे मगरमच्छों पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, आम जो गरीब इंसान है वो मार खा रहा है। जैसे कि पीला पंजा की बात करें, कहीं ना कहीं एंटी इंक्रोचमेंट जो ड्राइव है वो चलाई जा रही है, आम जनता रोने पे है, उनको धक्काचारी किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। इसको किस नज़र से देखते हैं? वहीं पे पॉलिटिकल पार्टीज भी, जैसे आपने कहा रमन भल्ला का नाम लिया, और भी कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्होंने ऐसे जो कब्जा, अवैध कब्जा वो किया हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मुझे याद आता है गुलाम नबी आज़ाद की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का,
जब मंगत राम शर्मा उनकी बगल में बैठे थे तो उन्होंने सारी प्रेस को जम्मू से बुलाया और कहा जी मैं रोशनी स्कीम ला रहा हूँ, और फिर बाद में मजाक करते हुए कहा था कि मंगत राम जी को कौन सी ज़मीन चाहिए। आज मंगत राम के जाने के बाद भी उन पर केस चलते रहे कितनी देर। बात ये है कि रोशनी स्कीम में अगर हम बात करें 800 से ज़्यादा लोग हैं ऐसे, जिसमें रसूखदार हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन वाले लोग हैं, खुद लीडर्स हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीनें जो है कौड़ियों के भाव पे कम जाई, उन पर तो कार्रवाई नहीं हो रही। अब आप शिकंजा किन पे कस रहे हो? जैसे हम नई बस्ती का उदाहरण लेते हैं, जब वो लोग वहाँ बसे, आप ही की पुरानी तत्कालीन सरकारों ने उनको बसाया, आप ही के रेवेन्यू के लोग उसमें शामिल थे, तब आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरी एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हमारे जो देहाती इलाकों में क्या हो रहा है कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, करप्ट प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ काटी। अब देखिए उसमें डीसी की परमिशन चाहिए होती हैं, एसडीएम से लेके पटवारी तक सब इन्वॉल्व होते हैं। एक फौजी या एक दुकानदार सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के वहाँ अपना प्लॉट खरीदता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब वो होता है। बाद में उसको बताया जाता है कि नहीं ये तो ज़मीन इलीगल है। इसके अलावा मेरे पास ये भी खबरों के पुख्ता प्रूफ है मेरे पास कि अभी जो इन्होंने लिस्टें निकाली हैं उसमें तो उन लोगों की ज़मीन भी शामिल कर ली जिनके पास मालिकाना हक है, जो रिफ्यूजी थे, जिनको फॉर्म अल्फ 3 के तहत ज़मीनें लाट हुई थी। तो इतनी बड़ी लेवल की जो ये जाति हो रही है, अन्याय हो रहा है और पूरी तरह से असंवैधानिक ढंग से हो रहा है, इससे हम बड़े आहत हैं। और प्रॉपर्टी टैक्स तो समझ लीजिए कि इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, ये आप देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी टैक्स मैं ये कहूँगा कि पूरे भारत में लागू है, शेष भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़ के मानते हैं, लेकिन आप औसत आय तो देखिए, दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में रहने वाले लोगों की औसत आय और जम्मू के लोगों की औसत आय देखिए। टूरिज़्म हाशिए पे चला गया, लोग बाग जो है हमारे वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब आप टैक्स पे टैक्स यानी चमड़ी छीलने पे उतारू हो गए हैं, तो जनता तो फिर आपको उठाकर बाहर फेंकेगी, ये दिख रहा है। वहीं पे आपने देखा होगा पीएचई एम्प्लॉयज़ जो काफ़ी 2-2.5 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें से कुछ ने सुसाइड भी कर लिया, तो उनको भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि शायद हमारे बारे में सोचा जाएगा। वहीं पर रातों रात उनके लिए 11 रुपये जो है वो सिर्फ बढ़ा दिए गए हैं। ये कहाँ तक सही लग रहा है? ये लेटेस्ट न्यूज़ आपके मंच के माध्यम से मैं ना एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। देखिए, बीइंग अ सीनियर स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी, बहुत जल्द आप देखेंगे हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, और उसमें पहला जो गारंटी देते हैं केजरीवाल साहब अपने चिर परिचित अंदाज में, वो 1,61,000 इन्हीं प्रकार के कर्मचारियों की है, जिसमें डेली वेजर हैं, कंसोलिडेटेड हैं, कंट्रैक्चुअल हैं। और ठीक वैसे जैसे हमने पंजाब में 16,000 अध्यापक जो पानी की टंकियों पर चढ़े थे उनको वहाँ से उतारा और स्कूलों में भेजा स्थायी करके, वैसे तो किनको करेंगे। दूसरा, हम ठेकेदारी को इंडस्ट्री में से ख़त्म करना चाहते हैं और करके रहेंगे। इसकी घोषणा भी आप देखेंगे केजरीवाल साहब बहुत जल्द करेंगे। तो ये तो बात हो गई है। इन्होंने भद्दा मजाक किया है, बड़ा शर्मनाक है। 11 रुपये, ये तो इससे बड़ी, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि एक तरफ आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, दूसरी तरफ 11 रुपये का झुंझुना थमा दिया। आज तो बच्चा घर से अगर जाता है उसको जेब खर्च 100-200 रुपया चाहिए। मतलब इतना अन्याय आप करेंगे तो एक आम आदमी पार्टी ही है जो लोगों के साथ न्याय कर सकती है, और हम इसकी तैयारी कर चुके हैं। हमने पूरा होमवर्क किया, इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। उन 1,61,000 कच्चे मुलाजिमों को, एसआरटीसी के हैं, पीएचई के हैं, पीडीडी के, इवन होमगार्ड वाले भी हमारी नज़र में हैं। हम उनका भी सोचेंगे। पीडीडी के वो मुलाजिम किसी का पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, कोई बेचारा जान से गया पब्लिक सर्विस करते हुए, और वो बेचारे यहाँ पर यहीं इसी जगह पर बैठा करते थे, हाँ, कितने कितने सालों तक बैठे रहे। तो हम उन लोगों के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी ही वो सियासी जमात होगी जो उनको स्थायी करेगी। यानी कि आने वाली सरकार अगर आम आदमी पार्टी की होती है कि जितने भी मसले मसाइल हैं वो सारे नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, यानी कि उनकी मांगे जो है वो जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। कहते हैं कि जब भी इंटरव्यू लेते हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता लोग हैं वो माइक के आगे सिर्फ बोलते हैं, यानी कि लॉलीपॉप देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके भी जो बातें हैं वो सिर्फ इंटरव्यू के दौरान ही रह जाएगी? जब आपकी पार्टी बन के आती है आपकी सरकार, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी इस तरह जो हालात हम आज देख रहे हैं वो फिर से देखने को मिलेंगे? क्योंकि कहते हैं कि जब वोट लेने की बारी हो या इंटरव्यू लेने की बारी हो तब बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वो बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं, यानी कि झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप पंजाब देखिए ना, हमने वादा किया था कि हम बिजली फ्री करेंगे। पहले 3 महीनों में 70 लाख घरों को बिजली का बिल जीरो आया है। हमने वादा किया था मोहल्ला क्लिनिक का, 350 टेस्ट जो है वो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री हैं। आज आप बॉडी टेस्ट के लिए जाइए 2 से 3 हज़ार रुपये लगता है।
इसके बाद हमने वादा किया था, और ये सिर्फ 2 प्रदेश हैं जहाँ पर भगवान ना करे किसी का बच्चा शहीद हो, 2 करोड़ रुपए की धनराशि हमने देने का वादा किया था, उसको पूरा किया। महिलाओं को 1000 रुपये का वादा किया था, वो हमने पूरा किया। आप एक वादा बताइए जो हमने कहा था और नहीं किया। आज दिल्ली में पिछले 15 सालों से लोग बिना निःशुल्क बिजली और निःशुल्क पानी की सेवा ले रहे हैं। क्या वो वादा नहीं था हमारी सरकार का? हमने क्या नहीं करके दिया? दिल्ली के बुज़ुर्गों को फ्री जो है वो तीर्थस्थल की यात्रा है। दिल्ली की महिलाओं को बसों में किराया नहीं देना पड़ता है। पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरास जड़ दिए गए। दिल्ली के स्कूल देखिए, अस्पताल देखिए, ऐसी कितनी स्कीमों का मैं जिक्र करूं। तो अब अगर इसके बाद भी कोई हमसे ये सवाल पूछे कि बाकी नेताओं में और आम आदमी पार्टी के नेताओं में फ़र्क हमें समझना पड़ेगा। हम लोग एक मिशन लेकर आए हैं। बड़े सारे लोग हैं इस पार्टी में, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई जर्नलिस्ट था। हम छोड़ कर आए हैं उन अपने करियर को। क्यों आए हैं? क्योंकि वी वांट टू सर्व द पीपल एंड वी विल पॉजिटिवली। द टाइम विल कम व्हेन यू विल सी दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एपिटोम इन द फील्ड एंड बिलीव मी, in fact today nowadays if we will talk about the politics na, we'll have to come out through a very different kind of approach, a distinctive kind of approach which we had already created। तो आप देखिए जिस तरीके की अप्रोच हमने बनाई है वो मुझे नहीं लगता। अब आप आज देखिए ना, कांग्रेस बोल रही है कि हम जी फलां प्रदेश के अंदर चुनाव होने हैं, वहाँ हम जी 150 यूनिट बिजली फ्री देंगे। यहाँ रविंदर रैना ने बोला कि मैं बिजली फ्री दूंगा। इनको तो शर्म आनी चाहिए। हाँ जी, तो हम लोगों ने तो वो करके दिखाया ना, हमारी कॉपी कर रहे हैं ना, तो हमने एग्जाम्पल सेट की है। तो आप यकीन रखिए जो कहा है वो करेंगे। अरविंद केजरीवाल का दूसरा नाम ही गारंटी है जी। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से लास्ट मैसेज क्या छोड़ना चाहते हैं? 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली, 1,61,000 मुलाजिमों को पक्का करने की बात हमारे केजरीवाल साहब के जहन में है, बड़ी गहराई से प्रवस्त है, और जिस दिन वो आए वो गारंटी आप लोगों को मिलेगी। और दूसरी, ठेकेदारी प्रथा खत्म होगी। एक हमारा भाई, एक हमारा बेटा जब किसी फैक्ट्री में काम करेगा 8 घंटे के 16,500 रुपये लेगा। इस ESI उसका अलग से कटेगा, PF अलग से होगा, TDS अलग से होगा। तो ये सब हम अपने लोगों के लिए करने जा रहे हैं। बाकी बिजली पानी तो हम निःशुल्क देते हैं, उसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो साफ तौर पर हमारे साथ जुड़े थे स्टेट स्पोक्स पर्सन जगदीप सिंह जी से। इनसे हमने कई सारे मुद्दों पे लेके बातचीत की। हर्षदेव का क्यों इस तरह से जाना, मनकोटिया ने इस पार्टी को छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी में गए, क्या कुछ कारण थे, और भी कई सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की। तो हमारे साथ साफ तौर पर जुड़े थे बातचीत करने के लिए। और बताते चले, वहीं पर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिस पे साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मीडिया को भी चाहिए कि दोनों पक्ष का सुनना। वहीं पे कहीं ना कहीं वीडियो में बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जिस तरह से हर्षदेव का छोड़ना, वहीं पे आम आदमी पार्टी के गेट के बाहर लग चुका है ताला। तो इस तरह से बड़ी बातें की जाती थी, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आने वाली सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी होगी, यानी कि अब जो मसले मसाइल है वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं पे साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई थी कि वो जो ताला लगाया नहीं गया, हमने खुद लगाया है, क्योंकि हमें वो कंजस्टेड एरिया लग रहा था, हमें बहुत जगह की दिक्कत हो रही थी। यही कारण था कि हमने वो पार्टी को वहाँ पर वो छोड़ के, ऑफिस को छोड़ के, तो हमने दूसरी जगह पर हमने वो किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच समझ के चाहे हम रिपोर्टिंग है वो करनी चाहिए कि पूरा मुद्दा क्या है। ऐसे नहीं कि उठ के खबरें निकाल के बता दी जाए। कहीं ना कहीं उन्होंने एक निराशा भी जताई है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, हमें दोनों पार्टी का पक्ष सुनना चाहिए, हमें पूरी बात जाननी चाहिए कि क्या सच में ताला लगा है या लगाया है, या किन्हीं कारण के कारण क्या हुआ है। तो इस चर्चा पे हमारे साथ जुड़े थे स्पोक पर्सन जगदीप सिंह जी। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।